गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में, अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा से। चूँकि हम लोग पिछले ऑनलाइन क्लासेस में मौर्य साम्राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर, विभिन्न टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अशोककालीन जो भी अभिलेख है, यथा शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख आदि, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अशोक मौर्य साम्राज्य का बहुत ही शक्तिशाली एवं कल्याणकारी शासक था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उसने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मगध पर साम्राज्य किया, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। उसने अपने जो भी आदेश, राज्यादेश या बाकी चीज़ें हैं, उसको उन्होंने अभिलेख के माध्यम से लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि जगहों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। लगभग सभी अभिलेख मिलाकर 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से 14 शिलालेख हैं एवं अन्य लघु शिलालेख है, स्तंभलेख है, लघु स्तंभलेख है और गुहालेख है। इस अभिलेख को जारी करने का मकसद जो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या धर्म प्रचार की जो स्थिति थी, इन अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने ये सारे कार्य किए। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी आरामाइक लिपि आदि में लिखी गई है। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि के हैं। कंधार एवं तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो यूनानी आरामाइक लिपि में है। और पूर्वी भारत के अधिकांश अभिलेख वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इन अभिलेखों में अशोक ने साम्राज्य प्रशासन के लिए, लोगों को सही शिक्षा देने के लिए, सद्व्यवहार के लिए इस बात की चर्चा की गई है ताकि वो समन्वय बनाकर रहें। और किसानों के लगान से लेकर लगान छूट, धर्म विहार आदि के बारे में भी चर्चा की गई है। जैसा कि हम जानते हैं, अशोक के दूसरे अभिलेख में उनके धम्म के बारे में चर्चा है, 7वें अभिलेख में धम्म के बारे में चर्चा है, 13वें अभिलेख में धम्म के बारे में चर्चा है, प्रथम अभिलेख में किसान के लगान से संबंधित चर्चा है। और इस तरह से इन अभिलेखों, स्तंभलेख एवं गुहालेखों के द्वारा उन्होंने प्रशासनिक कार्य किए। हम जानते हैं कि बिहार के लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज से जो स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत के अन्य जगहों से भी बहुत सारे स्तंभलेख और गया के बराबर गुफा में गुहालेख प्राप्त हुआ है। चूँकि मगध साम्राज्य बिहार में ही अवस्थित था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी और यहाँ से ही शासन संचालन का काम किया जाता था। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए बहुत दूर दूर तक अपने दूत भेजे। इस बात की भी चर्चा उनके अभिलेखों में है। यहाँ तक कि यूनान से उनका संपर्क था, मिस्र से उनका संपर्क था, सीरिया से उनका संपर्क था और इन सारी बातों की चर्चा उनके अभिलेखों में है। अशोक ने कलिंग युद्ध के संबंध में भी अभिलेख में चर्चा की है। उनके 13वें शिलालेख में इस बात की चर्चा है। और इसके बाद उन्होंने युद्ध छोड़ शांति की नीति का अवलंबन किया और अपने जो भी प्रशासनिक आदेश होते थे, राज्यादेश होते थे, वो इन अभिलेखों के माध्यम से दिया करते थे। धन्यवाद।